देखें कल हम लोग जो है, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे तापमान के बारे में, पढ़े थे ना। तापमान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, समझ में आ रहा है ना। तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जरा हम लोग फास्ट जो है चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे ताकि और पहले हम लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। 15 के अराउंड जो है सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि उधर जो है लगातार टेस्ट चले हम लोगों का, ठीक है ना। फेयरवेल के पहले तक टेस्ट हम लोगों का चलेगा, ठीक है ना। हाँ, पूरे बुक से ये जब पढ़ा लेंगे 16 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पूरे बुक से ही टेस्ट होगा, समझ में आ रहा है ना। तो टेस्ट पे जो है हम लोगों को ध्यान रखना है। और इस समय बस यही मतलब है कि टेलीग्राम पे जो भी अपडेट जा रहा है उसको हम लोग फॉलो करें, ठीक है ना। फॉलो करेंगे, रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा हम लोगों को उसका, ठीक है ना। समझ में भी आएगा कि हम लोगों को ऐसा क्यों करना चाहिए। कल हम लोग पढ़े थे कि तापमान के आधार पे जीव जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तापमान के आधार पे जीव को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन? यूरीथर्मल और एस्टेनोथर्मल, ठीक है ना। आज का कारक जो है ना वो है जल। आज का कारक क्या है बताएं? जल है। तो देखें हम लोग जरा, तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक अगला कारक जो है ना वो कौन है? जल है। समझ में आया ना। जल जो है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है, समझ में आया। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ याद रखें, जैसे हम लोगों ने तापमान के आधार पर जीवों को कितने भाग में बांटा था? 2 भाग में। उसी तरह जो है हम लोगों को जल के आधार पे भी जीवों को 2 भाग में बांटना होगा। और वो 2 भाग कौन कौन है? पृथु लवड़ी या यूरी हैलाइन और तनु लवड़ी एस्टेनो हैलाइन। 2 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन? यूरी हैलाइन और एस्टेनो हैलाइन। तो यूरी हैलाइन और एस्टेनो हैलाइन किसको कहते हैं, ये हम लोगों को याद रखना होगा। इस पूरे पॉइंट में जो है हम लोगों को इम्पोर्टेंट लाइन यही दिया हुआ है कि देखें, अंतःस्थलीय जल में, ठीक है ना, जो लवण की सांद्रता होती है, लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में मापी जाती है, ठीक है ना। प्रति 1000 भाग का मतलब क्या? पीपीटी में मापा जाता है, पीपीटी, ठीक है ना। ये पीपीटी का फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे, पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड। समझ में आ रहा है ना, पार्ट्स पर थाउजेंड। तो ये प्रति 1000 क्या चीज़? भाग, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रति 1000 भाग कहते हैं। तो लवण की सांद्रता जो है अंतःस्थलीय जल में कितनी होती है? 5 से कम। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि बताइए अंतःस्थलीय जल की लवणता कितनी होती है। तो हम लोग क्या बताएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था ना कि अंतःस्थलीय जल में लवणता कितनी होती है, कितनी पीपीटी होती है। तो हम लोग एक बार फिर से लिख देते हैं, पीपीटी और पीपीएम और पीपीबी। पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा बताएं? पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर क्या? 1000। समझ में आ रहा है ना। पार्ट्स पर 1000 हो जाएगा। और पार्ट्स पर 1000 के बाद पीपीएम अगर लिखा हो तो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी लिखा हो तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा, ठीक है ना। और अंतःस्थलीय जल में लगभग जो है 5 से कम लवणता होती है, 5 पीपीटी से कम लवणता होती है। ये याद रखना है अंतःस्थलीय जल का, इनलैंड वाटर बॉडीज का, इनलैंड, इसको इनलैंड वाटर बॉडीज बोलते हैं। और फिर समुद्र में कितना पीपीटी होता है बताएं? 30 से 35 पीपीटी। ऐसे भी हम लोग जानते हैं समुद्र का जल कैसा होता है, खारा या स्वच्छ? बहुत खारा होता है। जहाज जो चलती है समुद्र में, जो जहाज चलती है उसका लोहा तक जो है ना घिस देता है, इतना ज़्यादा खारा होता है पानी। समझ में आ रहा है ना। जहाज जो पानी की चलती है, ठीक है ना, बड़े बड़े कंटेनर्स को लेके, उनके आगे का जो पोर्शन होता है बल्बस बो हम लोग बोलते हैं उसको। तो बल्बस बो जो है देखेंगे कभी फ्रेश नहीं मिलेगा, एकदम घिसा पीटा मिलेगा, ठीक है ना। जबकि लगातार उसकी पेंटिंग और रिपेयरिंग चलते रहती है। मेन पार्ट है वो जहाज का। तो ये समुद्र के लवणीयता के चलते होता है। समुद्र के जल की लवणीयता कितनी होती है? 30 से 35 पीपीटी होती है, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे लैगून हैं, लैगून, ठीक है ना, जिनकी लवणता 100 से भी अधिक होती है। तो 100 से अधिक लवणता होने का 100 पीपीटी, लैगून, झील वगैरह, ठीक है ना। तो 100 से अधिक होती है, उसमें कोई जीव रह पाएगा क्या? जीवित नहीं रह पाएगा। समुद्र में ही नहीं रह पाएंगे। हम लोग अगर समुद्र के पानी में चले जाएं नहाने के लिए, पता है उधर से निकलेंगे तो खुजली होने लगेगी एकदम, या फिर मतलब अलग अलग तरह का सिम्टम आने लगेगा बॉडी में।
अगर समुद्र के पानी से हम लोगों के स्किन का कांटेक्ट हो गया तो समझ में आ रहा है ना, अलग अलग तरह की चीज़ें जो है शरीर में उत्पन्न होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा साल्टी होता है। तो 35 में हमारा वो हाल हो जाता है। जरा बताएं 100 में जाएंगे तो क्या होगा, सूख जाएंगे एकदम तुरंत। समझ में आ रहा है ना। एक अंडा हम लोग ले लें शाम को, उबला हुआ छिला हुआ, और उसको जो है नमक के घोल में डाल के छोड़ दें रात भर, और सुबह निकाल के देखें कि अंडा जो है कैसा हो गया है। तो अंडा जो है ना वो सिकुड़ के एकदम छोटा हो गया होगा, क्योंकि पूरा जल जो है ना अवशोषित कर लेता है ये लवण। तो ऐसे परिवेश में क्या जीव रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो इसी आधार पे जीवों को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं बताएं? 2 भाग में। कौन कौन? एक पृथु लवड़ी, ठीक है ना, और एक होते हैं कौन? तनु लवड़ी। पृथु लवड़ी किसको कहते हैं बताएं? कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, यानी कितना भी लवणीय इन्वायरमेंट हो, जल हो, उसमें वो रह सकते हैं। तो रह सकते हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? पृथु लवड़ी, यूरी हैलाइन। अगर लवणीयता को सह लेते हैं तो यूरी हैलाइन, और नहीं सहते हैं तो एस्टेनोहैलाइन। नहीं सहेंगे तो क्या चीज़? एस्टेनोहैलाइन। लिखा है कि अन्य कम परास में सीमित होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेनोहैलाइन कहते हैं। जो जीव लवण के अधिक परास को नहीं सह सकते हैं, परास मतलब रेंज, ठीक है ना, जहाँ रेंज बदला तुरंत जो है वो मतलब जगह छोड़ देंगे, तो अब फिर ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहेंगे? एस्टेनोहैलाइन। यूरी हैलाइन का एक एग्जाम्पल बताएंगे क्या हम लोग? हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़े हैं क्लास 11th में। आर्की बैक्टीरिया जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक ताप अम्ल प्रिय आर्की बैक्टीरिया और एक लवण प्रिय आर्की बैक्टीरिया। ये लवण प्रिय आर्की बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना जो कि यूरी हैलाइन की कैटेगरी में रह सकते हैं। यूरी हैलाइन होते हैं वो, उनकी कोशिका भीति इस प्रकार की बनी होती है कि वो ज़्यादा नमक को सह सकती है, और ज़्यादा नमक को जब सह सकती है तो वो आराम से जो है लवणीय जल में रह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। बाकी हम लोग जो है क्या है, यूरी हैलाइन या एस्टेनोहैलाइन? एस्टेनोहैलाइन। हम लोग ज़्यादा लवण के परास को नहीं सह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का किसके आधार पे बताएं? जल के आधार पर, ठीक है ना। जल के आधार पर भी जीवों को हम लोग कितने भाग में बांट रखे हैं? 2 भाग में, ठीक है। आगे चले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रकाश। ये देखिए हम लोग प्रकाश के बारे में जो है हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है वो कराने के लिए क्या जरूरी है बताएं? प्रकाश जरूरी है, समझ में आया ना। और प्रकाश जो है वो खास तौर पे किसके लिए जरूरी है? ऑटोट्रॉफ्स के लिए, पौधों के लिए जरूरी है, जितने जो है स्वपोषी जीव हैं। अनेक छोटी जातियों के पौधे, साग, झाड़ियाँ, ये सब हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या हैं? अनुकूलित हैं। समझ में आ रहा है ना। अनुकूलित हैं। तो कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लंबे पेड़ होते हैं, और ये इतने लंबे पेड़ होते हैं कि उनसे होके प्रकाश जो है वो ज़मीन पे नहीं आ सकता है। जैसे अमेजॉन वर्षा वन का नाम सुने होंगे हम लोग। क्या अमेजॉन वर्षा वन में धरती पर, ज़मीन पर प्रकाश आ पाता है? नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? घने जंगल है। हाँ बिल्कुल। तो क्या जो ज़मीन पे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ उस तरह के पौधे विकसित होते हैं जिनको कम प्रकाश में रहने की आदत है, कम प्रकाश में जो सह सकते हैं, ठीक है ना। कम प्रकाश को जो है सह सकते हैं, वही पौधे जो है वहाँ रह सकते हैं। अब इसके बाद देखें हम लोग, बताया जा रहा ना कि बहुत से पौधे भी पुष्पन हेतु वो फोटो पीरियोडिज्म पे आश्रित होते हैं। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या? जितना जैसे सूर्यमुखी हो गया, सूर्यमुखी का फूल हम लोग देखते हैं ना किसके हिसाब से घूमता है? सूर्य के हिसाब से घूमता है। बहुत सारे ऐसे भी फूल हैं, उनका एग्जाम्पल है, जो सूर्य का प्रकाश मिलने के बाद ही खिलते हैं। बहुत सारे पुष्प ऐसे भी हैं जो चांद के प्रकाश में खिलते हैं, जैसे धतूरा वगैरह का नाम हम लोग सुने होंगे, ठीक है ना। ये सब रात में जो है खिलते हैं। तो प्राणियों के लिए जो है ना धूप बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। देखें पूरी पृथ्वी पर अगर हम लोग घूम लें तो धूप जो है सभी पौधों को मिलता है, सिवाय एक को छोड़ के। एक वो कौन है बताएं? जो रहते हैं महासागरों की गहराई में, यानी समुद्र तल से 500 मीटर नीचे। 500 मीटर नीचे जो रहते हैं ना, उनको धूप नहीं मिलता है, उनको जो है सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। तो फिर बताएं जरा उनके लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऊर्जा का स्रोत उनके लिए कौन है? पृथ्वी पे कितनी परतें होती हैं पृथ्वी की? कौन कौन? मंडल,
मेंटल। इतना मेंडल पढ़ लिया है लोग कि मंडल याद आ रहा है। ये कोर है और ये क्या है, मेंटल। और ये ऊपर वाला जो है क्या है, क्रस्ट। हम लोग इस पे रह रहे हैं, क्रस्ट पे रह रहे हैं, भू परपटी पे रह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग महासागरों की गहराई में जाएंगे 500 मीटर के आसपास, 500 मीटर से ज़्यादा गहराई में जाएंगे, तो ये जो पृथ्वी का कोर है ना, पृथ्वी के कोर का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस। तो 5000 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है मेंटल, ये पूरा खौलता हुआ लावा है। कैसा लावा है बताएं, खौलता हुआ। खौलता हुआ मतलब ठंडा होगा, कैसा होगा, गर्म होगा, बहुत गर्म होगा। तो क्या इसकी गर्माहट जो है यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो वही ऊर्जा इनको मिलती है। समझ में आ रहा है ना। जो जीव समुद्र की गहराई में होते हैं उनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, पृथ्वी के कोर से, मेंटल से, जो भी चाहे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। यही ऊर्जा जो है उन तक पहुँचती है। तो यहाँ पूछा है कि बताइए उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है। हम लोग समझ गए कि नहीं, बताएं, समझ गए ना। उनकी ऊर्जा का स्रोत है ये पृथ्वी का क्या चीज़, कोर, ठीक है। अब अगला कारक जो है हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में बताएं, मृदा के बारे में, ठीक है ना। मृदा, मृदा के बारे में, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। एक देखें यहाँ पे एक वर्ड आएगा, नाम है क्या चीज़, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी हम लोग किसको कहते हैं बताएं जरा। टोपोग्राफी, अलग अलग मिट्टी पे, अलग अलग जगह पे कौन कौन से, मतलब पीएच कैसा है, खनिज संगठन क्या है, ठीक है ना, और वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, समझ में आया ना। इन सब के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। टोपोग्राफी हम लोग याद रखेंगे। और मिट्टी जो है वो बनती कैसे है, अपक्षय प्रक्रम द्वारा, वेदरिंग प्रोसेस। ये वेदरिंग प्रोसेस किसको कहते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो हवा के प्रभाव से, बारिश के प्रभाव से, अम्ल के प्रभाव से टूटती हैं, और टूटने के बाद जो है कई 100 साल में, कई मिलियन साल में जो है वो छोटा होते 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 मिट्टी के कण बनती है। लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनाने में कई मिलियन साल लगते हैं, समझ में आया ना। तो इस तरह से इसको हम लोग वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इस तरह से जो मिट्टी का निर्माण होगा उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, सेडिमेंट्री सॉइल, ठीक है ना। और बताया जा रहा है मृदा की विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे मृदा संघटक, कण साइज, पुंजन। कण साइज के आधार पर मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, कर्ण कर्ण साइज, कण साइज कौन कौन। एक होती है चिकनी मिट्टी, एक होती है दोमट मिट्टी, और एक होती है बलुई मिट्टी। समझ में आया ना। ये कण के साइज के आधार पर सबसे छोटा कण किनका होता है, चिकनी मिट्टी का, क्लेई सॉइल बोलते हैं हम लोग उसको। दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल। दोमट मिट्टी किसको बोलते हैं, जिसमें बालू और क्ले, चिकनी मिट्टी दोनों मिक्स हो, उसको हम लोग लोमी सॉइल बोलेंगे। और सैंडी सॉइल बोलेंगे किसको, जिसके कण जो है थोड़े बड़े हों, मोटे हों, उनको क्या बोलेंगे। हाँ, तो मिट्टी को जो है ना कण के साइज के आधार पर भी बांटा गया है। परसोलेशन के आधार पे भी जो है उसको बांटा गया है। परसोलेशन का मतलब क्या, जल श्रवण की क्षमता। जैसे अब हम लोग अगर चिकनी मिट्टी की बात करें, चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत छोटे होते हैं, तो क्या उसमें जल धारण क्षमता होगी, नहीं होगी, बहुत कम, बहुत कम, ना के बराबर। चिकनी मिट्टी पे अगर पानी गिर जाता है वो जल्दी सोख लेता है क्या, नहीं सोखता है। अब वही बलुई मिट्टी पे गिरे तो बिल्कुल सोख लेगा। समझ में आया ना। लोग जो है द्वार पे अक्सर जो है कौन सी मिट्टी डालना पसंद करते हैं, बलुई मिट्टी। कितना भी पानी गिरा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गर्मी में जो है दिक्कत होती है। हाँ, ठीक है ना। तो ये सब जो है मतलब विशेषताएं हो गई किसकी, मिट्टी की, ठीक है ना। तो मिट्टी के बारे में हम लोगों को और ज़्यादा नहीं देखना है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चले जरा हम लोग आगे पढ़ें। होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस किसको कहते हैं बताएं। अपने शरीर को एक बराबर जो है मेंटेन रखना। जैसे अभी हम लोग क्या ठंडी के मौसम में है, तो ठंडी के मौसम से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं। हम लोग होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, किसको मेंटेन कर रहे हैं, होम्योस्टैसिस, ठीक है ना। आंतरिक पर्यावरण, आंतरिक पर्यावरण को हम लोग अपने शरीर के अंदर के तापमान को उतना मेंटेन रखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है होम्योस्टैसिस। और इसके बाद देखें हम लोग इसके बाद जो है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को दिया नहीं है इधर, तापमान और इसका।
हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखेंगे। 37 डिग्री सेल्सियस हम लोगों के शरीर का, हाँ, फ़ारेनहाइट में, बिल्कुल। इसके बाद देखें हम लोग, ये प्रसुप्ति अवस्था किसको कहते हैं, जरा बताएं। हाँ, प्रसुप्ति, यहाँ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है। सबसे पहले प्रसुप्ति अवस्था देखें हम लोग। हाँ बिल्कुल, देखें प्रसुप्त अवस्था किसको कहते हैं। इसको तोड़ने के लिए जो है साइटोकाइनिन हार्मोन जरूरी होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन भी जरूरी होता है, ठीक है ना। ये प्रसुप्ति अवस्था को तोड़ते हैं, ये बीजों में पाई जाती है, ठीक है ना। जितने भी बीज वाले पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको जब पेड़ से अलग किया जाता है, बीज जब परिपक्व होते हैं और परिपक्व होकर जब वो पेड़ से अलग होते हैं, तो पेड़ से अलग होने के बाद सबसे पहले उनमें जल का ह्रास होता है। पेड़ से अलग होने के बाद क्या होता है? जल का ह्रास होता है। और जल का ह्रास होने के बाद उनकी जो उपापचय की प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म है, वो धीमा हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म तब तक धीमा रहेगा जब तक उस बीज को हम लोग लगा नहीं देते हैं, जब तक उस बीज को हम लोग बो नहीं देते हैं, तब तक जो है धीमा रहेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे ही हम लोग बीज को बोएंगे, फिर से उसमें जो है सारे मतलब उपयुक्त परिस्थितियां दिलाएंगे, जल, प्रकाश, वायु, ये सब उपयुक्त मात्रा में मिल जाएगा, वापस से जो है पौधा क्या करेगा, बीज जो है वो ग्रो करेगा, और ग्रो करके जो है अपना जो है संख्या बढ़ाएगा, फिर और बीज उत्पन्न करेगा। तो जब से उसको पौधे से अलग किया गया और जब तक उसको मिट्टी में हम लोग लगा रहे हैं, इसके बीज की अवस्था को हम लोग कौन सी अवस्था बोलते हैं? प्रसुप्तावस्था बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। समझ में आ रहा है ना। तो डोरमेंसी जो है, इस अवस्था में जाने के बाद उपापचय की प्रक्रिया क्या हो जाती है? एकदम धीमी हो जाती है। उपापचय की प्रक्रिया क्या होती है? धीमी। अच्छा, हम लोग जो है कुछ बीजों का उदाहरण पढ़े हुए हैं, जिसमें छुहाड़ा का बीज है, कितना साल? कोई 1000 बोल रहा है, कोई 2000, कितना होगा? 2000 साल। छुहाड़े का बीज कितना दिन तक जीवित रहता है? हाँ, राजा के खुदाई में नहीं, राजा के महल के खुदाई में, राजा हैरोल्ड, ठीक है ना। और एक और बीज हम लोग पढ़े हैं, ल्यूपाइन। ल्यूपाइन का बीज कितना दिन? 10,000 वर्ष। एक और पढ़े हैं गेहूं का, धान का बीज। इसके परागगण, इसके परागगण अपनी जीवन क्षमता कितना देर में खो देते हैं? 30 मिनट। 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के भीतर जो है अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखें, एक प्रोसेस है शीत निष्क्रियता। जैसे अभी के टाइम में जितने पोलर बियर होंगे, पोलर बियर किसको कहते हैं? सफ़ेद रंग के ध्रुवीय भालू। तो ध्रुवीय भालू जो है ना, ये शीत ऋतु में, शीत ऋतु किसको बोलते हैं? विंटर सीजन जो अभी चल रहा है, ये भालू जो है किस अवस्था में चले जाते हैं? निष्क्रिय अवस्था में। देख रहे हैं ना, शीत निष्क्रियता इसको बोलते हैं हम लोग। ठंडी के चलते निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसको हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो ध्रुवीय भालू का जब सीजन आता है ना, तो वो पूरा भरपूर शिकार करता है, खा खा के बहुत मोटा हो जाता है। और जैसे ही ठंडी का टाइम आएगा ना, जाके एक कोने में सो जाएगा, और वो सोए रहेगा, तब तक सोए रहेगा जब तक जो है ठंडी बीत नहीं जाती है। तो ठंडी बीत जाएगी, खाना नहीं खाता है उतना दिन, हाँ उतना दिन खाना नहीं खाता है वो, हैं इतना ज़्यादा वो मतलब फैट स्टोर कर लेता है, उसी को बर्न करके। बोले नहीं कि जब सोने से पहले बहुत मोटा हो गया होता है, और जब जागता है बहुत पतला हो जाता है, क्योंकि उतना दिन तक के लिए वो भोजन स्टोर करके सोया है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर उसके बाद भरपूर खाएगा, फिर मोटा होएगा। हाँ, तो देखें हम लोग, शीत निष्क्रियता किसको कहते हैं बताएं? हाँ बिल्कुल, होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना। शीत के ऋतु में जीवों का जो है निष्क्रिय अवस्था में चले जाना क्या कहलाता है? शीत निष्क्रियता। कुछ जीवों में ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। ग्रीष्म निष्क्रियता किसको कहते हैं? इसको एस्टिवेशन और उसको हाइबरनेशन, ठीक है ना। ठंडी से बचने के लिए क्या? हाइबरनेशन। और गर्मी से बचने के लिए एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आएगा बताएं? घोंगे और मछलियाँ, ये ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए
संबंधित ताप और जल शुष्कन, जल जो है सूख जाता है, ठीक है ना। समस्याओं से बचने के लिए वो ग्रीष्म अवस्था में, ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, किस अवस्था में चले जाते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता में। एक और चीज़ें देखें हम लोग, झीलें हो गई, तालाब हो गई, इसमें प्राणी प्लवक होते हैं, जू प्लैंकटन। तो ये जू प्लैंकटन में जो है कौन सी स्थिति, अनेक जातियाँ उपरति में आ जाती हैं। उपरति मतलब डायापॉज, डायापॉज हम लोग कहते हैं किसको, एक स्पेशल स्टेज को बिताने के लिए वो निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, ठीक है ना। तो डायापॉज किन में पाया जाता है, ये याद रखेंगे हम लोग। किन में पाया जाएगा बताएं, प्राणी प्लवकों में। किन में पाया जाएगा, प्राणी प्लवकों में। एस्टिवेशन किस में पाया जाएगा, घोंघा और मछली। शीत निष्क्रियता किस में पाई जाएगी, बिल्कुल। तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुकूलन जो है अगला टॉपिक आ रहा है। अनुकूलन हम लोग किसको कहते हैं, अनुकूलन बताएं। हाँ बिल्कुल, देखें हम लोग, जीव का कोई एक ऐसा गुण जो उसे अपने आवास में जीवित रहने, जीवित बने रहने और जनन करने योग्य बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। समझ में आया ना, क्या कहते हैं उसको, अनुकूलन कहते हैं। जैसे देखें हम लोग, बताया जा रहा है अनुकूलन लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और आनुवांशिकता स्थिर हो गए हैं। जल के बाह्य स्रोत, ये विकास के चलते आया है अनुकूलन। जीव अगर विकास नहीं किए होते तो फिर जो है उनमें अनुकूलन की क्षमता नहीं आती। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे उदाहरण में जो है हम लोगों को दिया हुआ है, ये देखें, जल के बाह्य स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आंतरिक वसा का ऑक्सीकरण करता है, जिसमें जल एक उप उत्पाद है, ठीक है ना। यानी जल जो है इसकी कमी होती है, तो जल की कमी होगी तो वो वसा का ऑक्सीकरण कर लेता है और उससे जल बना लेता है। खरगोश को हम लोग देखें क्या पानी पीते हुए, खरगोश पानी पीता है, पानी नहीं पीता है, बहुत कम पीता है। क्यों कम पीता है, उसको उत्सर्जन कराने के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। प्लस उसको जितनी जल की ज़रूरत है ना, वो जो चीज़ें खाता है, देखते हैं हम लोग हरी भरी चीज़ें खाता है वो, तो उन हरी भरी चीज़ों से ले लेता है वो। समझ में आया ना, उसमें से H2O निकाल लेता है, तो उसको जल जो है अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोगों का क्या है कि उत्सर्जन के लिए अतिरिक्त जल की आवश्यकता होती है। अगर जल नहीं होगा उत्सर्जन भी ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक है ना। देखते हैं अगर कम पानी पिएंगे, यूरिन का कलर जो है कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, डार्क येलो होते जाएगा। जितना कम पिएंगे जल, तो जल की मात्रा हम लोगों को अधिक चाहिए उत्सर्जन कराने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोग याद रखें। इसके बाद देखें, हाँ, मरुस्थलीय पौधों के बारे में याद रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है। जितने मरुस्थलीय पौधे हैं, मरुस्थलीय पौधों के पत्तियों की सतह पर एक मोटी त्वचा होती है, किसकी बनी हुई बताएं, क्यूटिकल। किसकी परत होती है, क्यूटिकल की। समझ में आया ना। और उनके धंसे हुए रंध्र, ये भी याद रखे हैं। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए धंसे हुए रंध्र किन में पाए जाते हैं, क्या बताएंगे हम लोग, मरुस्थलीय पौधों में। किन में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय पौधों में, ठीक है ना। ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। वाष्पोत्सर्जन में पौधे जो है बहुत ज़्यादा जल को लॉस कर देते हैं, तो इनके धंसे हुए स्टोमेटा होने के चलते ये स्टोमेटा जल्दी खुलते नहीं हैं, और नहीं खुलेंगे तो जल का ह्रास नहीं होगा। समझ में आया ना। और बताया जा रहा है ना कि उनके प्रकाश संश्लेषी CAM मार्ग भी विशेष प्रकार के होते हैं। समझ में आया ना, प्रकाश संश्लेषी मार्ग ये थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन है ऐसे पौधों का, नागफनी, ठीक है ना, कैक्टस हो गए। इनमें जो है पत्तियां नहीं होती, बल्कि ये कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, ताकि जल का ह्रास जो है क्या हो सके, कम हो सके। इस नियम को हम लोग किसका नियम कहते हैं बताएं, ये नियम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पैर आमतौर पर छोटे होते हैं। हम लोग ये डॉल्फिन नहीं, पेंगुइन देखे हैं ना, पेंगुइन के पैर कितने बड़े होते हैं, लेकिन उसके हड्डियों की जो संरचना होती है ना, वो हम लोगों की जैसी ही होती है। हम लोगों के पैरों में कितनी हड्डियाँ, 30, उनके भी पैरों में उतनी ही होती है। तो ये डॉल्फिन के पैर इतने छोटे क्यों होते हैं, हाँ वही सॉरी पेंगुइन के पैर इतने छोटे क्यों होते हैं बताएं, क्योंकि वो ठंडी जलवायु में रहती हैं।
ठीक है ना। और उनके कान भी जो है ना, हम लोगों का कान बड़ा बड़ा क्यों नहीं है बताएं। हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग जो है ठंडी से बचने के लिए जो है ये मतलब ऊष्मा की हानि जो है वो कम हो, समझ में आ रहा है ना। इसके लिए ठंडी जलवायु वाले जीव और जितने स्तनधारी हैं उनके कान और पैर आमतौर पर जो है कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और छोटे होते हैं जिससे जल की हानि जो है वो क्या हो, कम हो। इसी नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, एलन। कौन सा नियम, ध्रुवीय समुद्रों में सील हो गई, ठीक है ना। जैसे जलीय स्तनियों में उनकी त्वचा के नीचे वसा होता है, ब्लबर की मोटी परत होती है, दिखाए भी थे एक बार, फोटो देखे थे ना। उनकी त्वचा हम लोग देखें, हम लोग ऊपर से कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, कपड़े पहनते हैं, और उनके नीचे कपड़ा होता है, स्किन के नीचे कपड़ा मतलब वसा, ब्लबर की परत होती है। ब्लबर हम लोग बोलते हैं 5 सेंटीमीटर से लेके 11 सेंटीमीटर मोटा होता है। उसको कहाँ से ठंडी लगेगी, माइनस में रहने की आदत है उसको। पेंगुइन हो गई, सील हो गई, ठीक है ना, ये सब जो है ठंडे इलाकों में रहने के लिए बनी है। समुद्री गाय भी हो गई, समझ में है ना, समुद्री गाय। तो हाँ, पोलर बियर के पास भी यही होता है, जिससे उनको ठंडी नहीं लगती है। देखिए यहाँ बल्बर लिख दिया है, ब्लबर होता है, समझ में आया ना, ब्लबर बोलते हैं हम लोग उसको। इसकी मोटी परत होती है जो इंसुलेटर का काम करती है, और शरीर की ऊष्मा की हानि कम हो जाती है। ऊष्मा की हानि जो है शरीर वो कम करता है, समझ में आ रहा है ना। ये सब हम लोग देख रहे हैं किस प्रक्रिया को, अनुकूलन को, समझ में आ रहा है ना, अनुकूलन को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद देखें हम लोग, एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तुंगता बीमारी, अल्टीट्यूड सिकनेस, नाम सुने, अल्टीट्यूड सिकनेस। ऊंचाई पर जाने के बाद, नहीं डर तो लगेगा ही खून आएगा, नाक से जो है खून आने लगता है, समझ में आया ना। हाँ, इसको तुंगता बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड सिकनेस। अल्टीट्यूड सिकनेस जो है हम लोग बोलते हैं। ये पता है कब होगा, जब हम लोग 3500 मीटर से अधिक ऊपर चले जाएंगे। और ये कहाँ है 3500 मीटर से अधिक ऊपर, मनाली के पास रोहतांग दर्रा हो गया, तिब्बत में मानसरोवर हो गया। मानसरोवर का नाम सुने हैं ना। मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है, हाँ? गंगा नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। और ये सब मानसरोवर के आसपास ही है। तो यहाँ ऐसे जगह पे जब हम लोग जाएंगे ना तो तुंगता बीमारी होती है। तुंगता बीमारी किसके लिए क्यों हो रही है हम लोगों को, हाइट पे जाने के बाद, ठीक है ना। हाइट पे चले जाते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है बताएं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। ये 2 कारण होता है। तो हम लोग तुंगता बीमारी का नाम सुने हैं ना, हाइट पे होता है। ये किन कारणों से होता है, 2 कारण, कौन कौन, हाँ, ठीक है ना। इसके बाद देखें धीरे धीरे आप पर्यानुकूलित यानी एक्लेमेटाइज्ड हो जाते हैं और आपको तुंगता बीमारी का अनुभव नहीं होता है। जब बार बार जाएंगे ना हम लोग हाइट पे तो आदत हो जाती है। जैसे होते हैं मतलब हाँ, माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए जो गाइड वाइड लेते हैं तो उन सबको रहने की आदत हो गई होती है। हाँ बिल्कुल, उनको बीमारी नहीं होती है, तुंगता बीमारी उनको नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का तुंगता बीमारी के बारे में। और हम लोगों को दिया हुआ है इधर आर्की बैक्टीरिया के बारे में, हम लोग जानते ही हैं। आर्की बैक्टीरिया यहाँ दिया हुआ है। आर्की बैक्टीरिया ये 100 डिग्री सेल्सियस पे भी जो है रह सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ये देखें हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे, ये वाला हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अकशेरुकी और मछलियाँ महासागर की बहुत गहराई में रहती हैं, जहाँ का दाब जो है ना उस सामान्य वायुमंडलीय दाब से 100 गुना अधिक होता है। देख रहे हैं, अधिक गहराई में वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे जगह पे भी रहने की आदत होती है, ठीक है ना। किनको रहने की आदत होती है बताएं, अकशेरुकी और मछलियों को, ठीक है ना। अकशेरुकी और किसको, मछलियों को रहने की आदत होती है। तो ये हो गया हम लोगों का जो है। अब कल से पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर का 2nd टॉपिक। ये पहला टॉपिक था, 2 ही टॉपिक था हम लोग पढ़े थे, 2 ही टॉपिक है इस चैप्टर में। कल से हम लोग समष्टियाँ पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना।
लास्ट टॉपिक है ये, लेकिन है बड़ा, ठीक है। हैं लाइफ में जो है हम लोग किसकी तरह बनेंगे? केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना सब लोग, तो केमिस्ट्री से भी हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। केमिस्ट्री से क्या सीखना चाहिए बताएं? अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की तरह बनते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? नेगेटिव चार्ज। यानी अपने लाइफ में अगर नेगेटिव चीज़ों को जगह देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तरह चक्कर काटते रह जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? और अगर अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को जगह देते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को जगह देते हैं, यानी प्रोटॉन की तरह रहते हैं, तो एक जगह स्थिर रहेंगे और पूरे इलेक्ट्रॉन को नचाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखें, लाइफ में जो है किसकी तरह बने? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? वाह।